तो हमने अरेस्टेड पर्सन के राइट्स पढ़े थे। तो अभी कभी भी कुछ भी गलत कर्म कांड करें तो ये राइट्स पुलिस वालों के सामने बड़बड़ाइएगा, हो सकता है सुन के ही छोड़ दें कि आप पढ़े लिखे हैं, कहीं उल्टा उनके ऊपर केस ना कर दें। ठीक। चलिए, तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद क्रिमिनल प्रोसेस। क्रिमिनल प्रोसेस का मतलब जो भी आपने गड़बड़ी की उस प्रोसेस में कैसे प्रोसिक्यूशन होगा। प्रोसिक्यूशन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपको पहाड़ी पे खड़ा करके धक्का मार दिया, प्रोसिक्यूटेड। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कैसे आपके ऊपर केस चलेगा। ओके, कार्यवाही होगी। तो दो तरीके हैं, या तो एफआईआर के बेसिस पे या तो प्राइवेट कंप्लेंट के बेसिस पे। तो पहले समझ लेते हैं कि एफआईआर का मतलब क्या है। क्रिमिनल केस को इनिशिएट करेंगे पुलिस की एफआईआर के बेसिस पे। पुलिस के पास एफआईआर आपने रजिस्टर करा दी। अब पुलिस वाले इस एफआईआर को लेकर कहां जाएंगे? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। वहां से ऑर्डर लेके आएंगे, तहकीकात अलाउ की जाएगी। आप प्रेमाइसेस के अंदर घुसेंगे, मतलब उस जगह को विजिट करेंगे। ओके, प्रेमाइसेस मतलब ये नहीं घर। अगर कहीं पे मर्डर हो गया है तो साइट पे आप अलग अलग चीजों को देखेंगे, सबूत इकट्ठे करेंगे, एविडेंस। और अगल बगल के दुकान होंगे, घर होंगे, कुछ भी होगा, उससे आप पूछेंगे भाई यहाँ पे क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। देयर आफ्टर प्रोसिक्यूशन कौन कंडक्ट करेगा? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील। कौन सा वकील? सरकारी वकील। सेक्शन 225 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेज कि ऐसे सारे के सारे मुकदमे किस कोर्ट में चलाए जाएंगे? सेशंस कोर्ट में। ये हाई कोर्ट में सीधे नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कोई भयंकर केस हो गया जहां पे लग रहा है कि भाई पब्लिक तोड़फोड़ मचाएगी, तो हाई कोर्ट बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा लाओ हम सुन लें इसको सीधे, आप इसको बाईपास कर दीजिए एक तरह से। बट अगर एफआईआर नहीं है, इट इज अ प्राइवेट कंप्लेंट, तो यहां पे आपको अपना एक लॉयर खुद अरेंज करना पड़ेगा। सर मतलब आपके पड़ोसी ने आपके घर की छत पे एक रूम बनवा लिया और बीच की दीवार तोड़वा के अपनी ऑक्यूपेंसी में उसको ले लिया। आपने इसके ऊपर अगर ट्रेसपासिंग का मुकदमा दर्ज किया, ट्रेसपासिंग मतलब आपकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर रहा है वो, तो ये सिविल केस बनेगा। बट अगर आप साबित करें कि उसने गन पॉइंट पे मेरे को रखा और मेरे सामने मिस्त्री मजदूर बुलवा के दीवार तोड़वाई और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया और 2 दिन तक मेरे को कुर्सी में बंधक बना के गन पॉइंट पे रखा, इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पे आपको बंधक बनाया गया है, आपके साथ सो कॉल्ड क्रुएल्टी हुई एक तरह की, या आप बोल सकते हैं कि आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोअर्जन किया गया आपके ऊपर। समझ में आ गया? और गन आ गई तो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल ऑफेंस है। और बाद में कहेगा हम तो मजाक कर रहे थे, तो पटाखे वाली गन भी नहीं है, दिवाली ओली वाली गन है। ऐसा नहीं चलता है। यहां पे जरूरत किसकी पड़ती है? मैजिस्ट्रेट की। तो ध्यान से सुनिएगा, एफआईआर के तहत कार्यवाही सेक्शन 225 में ओरिजिनेट होगी और प्राइवेट कंप्लेंट के तहत सेक्शन 190। इज दैट अंडरस्टूड? अब बच्चों को लगता होगा कि सर ये सेक्शन बीच बीच में क्यों चले आते हैं, सीक्वेंस में क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस सीक्वेंस में नहीं है। कानून तो सीक्वेंस में है बट सिलेबस सीक्वेंस में नहीं है। जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दिया। अब 190 और 225 के बीच में क्या होगा, 190 से लेकर 225 में क्या होगा, ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी। बट 190 ऑनवर्ड्स प्राइवेट कंप्लेंट पे चले हुए सारे मुकदमे में क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ लिखा है। वो आप बीएलएलबी में ही पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? और वो भी कहीं जाके सेकेंड ईयर में। मैं ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये अपने एलएलबी में 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूं। सोचिए, समझ में आ गया कितना एडवांस सिलेबस पढ़ाया जाता है। बट अगेन इट इज ऑल बेसिक्स। क्या क्या स्टेजेस होती हैं क्रिमिनल जस्टिस के केस में, मतलब पूरी क्रिमिनल केस चलता कैसे है। सर एक मूवी देख ले हिंदी की, उससे भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इट इज आईआईटी बट जेई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। छानबीन, तहकीकात एंड मुकदमा। इज दैट क्लियर? तो ये जो दो काम हो रहे हैं बच्चों, ये एग्जीक्यूटिव के हैं। किसके? एग्जीक्यूटिव। और ये जो काम हो रहा है वो जुडिशरी का है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, आउट ऑफ द थ्री विच रिलेट्स टू एग्जीक्यूटिव एंड विच रिलेट्स टू जुडिशरी? तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी तो पुलिस का काम है भाई, मजिस्ट्रेट साहब के आज्ञा के अनुसार वो ये काम करेंगे। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के आपको पता होना चाहिए कि पुलिस वाले सर्च नहीं कर सकते। ओके। एंड ट्रायल का काम कौन करेगा? जज साहब। इज दैट क्लियर? चलिए, सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि भाई एविडेंस कलेक्ट करना है, क्योंकि बिना एविडेंस कलेक्ट किए क्या ट्रायल हो सकता है? नो। जज साहब सुनेंगे क्या फिर? तो इसलिए एविडेंस जरूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब सबसे पहला स्टेज, जहां पे काम कौन करेगा?
पुलिस। और ये काम स्टार्ट कब होगा? एफआईआर से। तो यू कैन से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज एफआईआर विच इज द बेसिस ऑफ व्हाट? इन्वेस्टिगेशन। तो अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो ये वाला पॉइंट कहीं नीचे लिखा है, तो मैंने इसको ठीक से डिजाइन करने के लिए ऊपर नीचे लिखा है, तो परेशान मत होइएगा, कंटेंट पूरा है, सिर्फ सही तरीके से लिख दिया गया है। और सेक्शन 154 155 के तहत कुछ प्रोविजंस है कानून में, आगे पढ़ेंगे आप, उसके तहत एफआईआर दर्ज होती है। जो भी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन पे था वो चेक करेगा कि जो एक्टिविटी हुई है, जो क्रिमिनल काम हुआ है, गॉट इट क्लियर, वो क्या है उसको लिखेगा, एंड उसको वहां जाके ऑन द स्पॉट फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। बैठे बैठे नहीं, आप चले गए, आपने कहानी सुना दी, अरे पुलिस साहब वहां पे हो गया मर्डर, पूरा लिखवा दिए, और पता लगा वहां होली चल रही थी। इज दैट क्लियर? लाल रंग से लोग होली क्या मर्डर चल रहा है, पूरा उड़ा खेल रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो पुलिस को वहां जाना पड़ेगा। तो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अंडरस्टूड। चलिए, तो सब चीज में आपको दो बातें बताऊंगा, इन्वेस्टिगेशन में भी, इंक्वायरी में भी और ट्रायल में भी, उसका मीनिंग और उसका कॉम्पोजिशन। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा नोमैनिक्स लिखा हुआ है। सीआरडाइस सबसे पहला काम क्या है? एविडेंस, सबूत इकट्ठे करने हैं। मूवी में देखते हैं ना, पन्नी लेके जाते हैं, कहते हैं हाथ मत लगाना, रुमाल से छूते हैं उन सब चीजों को, फॉरेंसिक वालों को बुलाते हैं। फिर इंस्पेक्शन होगा कि क्राइम किस तरह का हुआ है। उसके बाद फैक्ट्स इकट्ठे किए जाएंगे पूछपाछ के लोगों से, अगल बगल के लोगों से। फिर जो आर्टिकल वहां पे मिले हैं, कमीशन ऑफ द क्राइम मतलब हैपनिंग, यहां पे कमीशन का मतलब नहीं कमीशन खिला दी एजेंट को, कमीशन का मतलब टू कमिट इट, टू हैपन इट। डिस्कवरी करेंगे वहां पे जो आर्टिकल्स वगैरह मिले हैं। तो सर ये तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का ही पार्ट हो गया। यस, अगर आदमी ठीक ठाक मिल गया, शक की नजर से आप देखेंगे और उस आदमी को अरेस्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? फिर आप उसको इंटेरोगेट करेंगे, पूछेंगे उससे, जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसके रिकॉर्ड किए जाएंगे। और पुलिस अगर कोर्ट में कोई गवाही देती है, उसको एविडेंस की तरह नहीं माना जाता, क्योंकि यह माना जाता है कि पुलिस अपना रिकॉर्ड इंप्रूव करने के लिए, अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए, प्रमोशन के लिए ये सब काम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, एंड देयर आफ्टर इट लीड्स टू व्हाट? सर्च। जो भी चीजें वहां पे मिली हैं, उन सब चीजों को पुलिस को ध्यान से रखना पड़ता है, और सारी चीजें जमा करने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट के साथ किन अंकल को दे देगी? मैजिस्ट्रेट साहब को। समझ में आ गया? चलिए, तो ये काम हो गया इन्वेस्टिगेशन का। अब क्या स्टार्ट होगा? इंक्वायरी। सेक्शन 2G क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या बोलता है? ट्रायल के पहले मैजिस्ट्रेट साहब चेक करेंगे कि भाई जो भी इनके ऊपर, अक्यूज के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसमें क्या बातें सामने निकल के आएंगी। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर द कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इन अदर वर्ड्स, इंक्वायरी रेफर्स टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ मैजिस्ट्रेट प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब यहां पे बच्चे बहुत गलत मतलब समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो समझ में आता है, इंक्वायरी का मतलब बच्चे समझते हैं छानबीनो। कोर्ट में जो दो वकीलों के बीच में बहस होती है, एक्चुअली दैट इज इंक्वायरी। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बाय अ मैजिस्ट्रेट। इन अदर वर्ड्स, इट रेफर्स टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ मैजिस्ट्रेट प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो जज साहब जो जजमेंट देंगे वो तो बात का है, जो बहस है आप उसको इंक्वायरी बोल सकते हैं। इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई जो अक्यूज्ड है उन्होंने क्राइम किया है कि नहीं किया। अगर क्राइम किया तो सजा देंगे, वरना बाइज्जत बरी कर देंगे। तो इट इज कॉल्ड एज अ डिस्चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो यहां पे प्रोसीडिंग में लिख दीजिए कोर्ट कचहरी की बहस या कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ये समझ में आ गया। ट्रायल, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन गिल्ट और इनोसेंस। अब ट्रायल का मतलब वो कोर्ट प्रोसीजर नहीं होता। अब यहां पे जज साहब सारी बातों को सुनने के बाद डिसाइड करेंगे कि भाई इनको बाइज्जत बरी किया जाए, दैट इज कॉन्विक्शन दिया जाए, या दोष मुक्त कर दिया जाए, एक्विटल दिया जाए। तो दोषी क्या चाहेगा? एक्विटल। ऑपोजिट पार्टी क्या चाहेगी? कन्विक्शन। समझ में आ गया? तो एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज बाय जुडिशियल ट्रिब्यूनल, और अल्टीमेटली या तो कन्विक्शन होगा या तो एक्विटल होगा। नहीं, जजमेंट वर्ड ऑफ लॉ की क्लास में अलग हो गया, लेमन लैंग्वेज में
हिंदी मूवी देख के अगर आए हो तो जजमेंट का मतलब ट्रायल हो गया, बट यहाँ पे ट्रायल का मतलब जज साहब जो अपने हिसाब से बातें सोचेंगे। मतलब आप रियल लाइफ में इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं, इंक्वायरी देख सकते हैं, ट्रायल सुन सकते हैं। बोलते हैं ना कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल चल रहा है एक्चुअली मतलब इंक्वायरी चल रही है। जैसे आप किसी पंजाबी से मिले और उसको बोले यार बड़े दिन से तूने अपने यहाँ मेरे को डिनर पे नहीं बुलाया, तो वो आपको 2-4 दिन बाद फोन करेगा, आज रात की रोटी आपकी हमारे घर पे है। रोटी बस, दाल चावल सब्जी, अरे रोटी मतलब डिनर। समझ में आ गया? वो दो लोग आपस में बात करते हैं कि आपके बच्चे के स्कूल में आज स्पोर्ट है, हम जरूर वहां जाएंगे। अरे स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट्स है, हम आपके स्कूल के बच्चे के सपोर्ट में जरूर जाएंगे। अरे स्पोर्ट्स को वो सपोर्ट बोलते हैं। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाबी आदमी क्या बोलेगा, हम आपको इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। अरे सपोर्ट नहीं, सपोर्ट करेंगे। तो उनका एक्सेंट ऐसा होता है। खाना पड़ा है खा लेना, अरे मतलब रखा है खा लेना। एक बार मैंने अपने दोस्त से बोला आओ चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, कह रहे किस लिए, लात खाओगे? मैंने कह रहा कैसे बोल रहे हो? मैंने बोला लेग पीस खाओगे चिकन का। तो लेमन लैंग्वेज में ट्रायल का मतलब जजमेंट होता है। बट अगेन कोर्ट जब ऑर्डर देता है तो इट कुड बी ऑर्डर, इट कुड बी अ डिक्री, इट कुड बी सेंटेंस, इट कुड बी जजमेंट। अलग अलग केसेस में अलग अलग है। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है और सजा सुनाई गई मौत की या उम्र कैद की, तो ये सेंटेंस होगा। अगर हाथ कट गया फैक्ट्री में वर्कर का, ठीक है, तो जज साहब बोलेंगे इसको 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज अ जजमेंट, इट इज एन ऑर्डर। अगर जज साहब कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी गलत तरीके से एक्वायर की है, अभी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता, अभी वहां पे एक बोर्ड लग जाएगा कि यहाँ पे स्टे ऑर्डर लग गया, तो इसको बोलते हैं डिक्री, रेस्ट्रेंट मिल गया, आपको एक रेस्ट्रिक्शन मिल गया। तो शब्द अलग अलग यूज होंगे। समझ में आ गया? पार्टी में जाना है, आपने मम्मी से पूछा क्या पहन ले, मम्मी के कोई भी कपड़े पहन लो। समझ में आ गया? आपने झाड़न वाले कपड़े पहन लिए पूरे, अरे कोई भी मतलब जो उस पार्टी के हिसाब से एप्ट हो। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो जब मैं लॉ पढ़ा रहा हूं तब मैं ये नहीं बोल सकता कि ट्रायल और जजमेंट एक ही चीज है। ओके, बस ये भी बोल सकता हूं कि फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज ट्रायल। इट कुड बी इन मल्टीपल फॉर्म्स। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हाँ, ट्रायल के बाद सेंटेंस भी आ सकता है, जजमेंट भी आ सकता है, ऑर्डर भी आ सकता है, डिक्री भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो हिंदुस्तान में बेसिकली जो सेंटेंस चलता है, क्रिमिनल ट्रायल का कॉन्सेप्ट चलता है, ये एडवर्सरी सिस्टम होता है। मतलब सामने वाले को तो निपटाना है कायदे से आज। इज दैट क्लियर? माना जाता है कि अगर कोई गड़बड़ी किया है तो उसको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। सो यहां पे प्रोसिक्यूटर इज एक्चुअली द सरकारी लॉयर। स्टेट अक्यूजेस द डिफेंडेंट फॉर डूइंग सम क्राइम। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक वकील हूं और एक आप वकील है, मैं सरकारी वकील हूं मान लीजिए, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, या मान लीजिए मैं प्राइवेट वकील हूं, सरकारी नहीं भी हूं, मैं चाहूंगा कि सामने वाले को जिसने गलती की है उसको सजा सख्त से सख्त मिले। इसी को बोलते हैं एक्यूसेटोरियल मेथड। कौन सा मेथड? कि हम उसे अक्यूज साबित करके रहेंगे ही रहेंगे। इज दैट क्लियर? मतलब कुछ भी हो जाए हम उसे काउंसलिंग का कोई चांस नहीं देंगे। विदेशों में ऐसा नहीं होता, बट हमारे देश में ऐसा ही होता है। कोई बच्चा स्कूल में कोई गड़बड़ी कर देता है तो 99% केसेस में टीचर क्या करता है, मारपीट के ठीक करता है उसको। तो इट इज अगेन एक्यूसेटोरियल सिस्टम। ओके, लॉ रिक्वायर्स हिम टू प्रूव हिज और हर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो एक कहानी है कि आप इनोसेंट हैं जब तक गिल्टी ना प्रूव हो जाए, और एक कहानी है आप गिल्टी हैं जब तक इनोसेंट ना प्रूव हो जाए। तो यू आर गिल्टी अनलेस प्रूव्ड इनोसेंट, और यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। तो आजकल क्या चलता है, यू आर गिल्टी अनलेस प्रूव्ड इनोसेंट, क्योंकि आपके खिलाफ रिपोर्ट गई है। ओके, सो अक्यूज पर्सन इज प्री अज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो हम मान के चलते हैं कि ये इनोसेंट तब तक है जब तक इसके ऊपर केस लग नहीं जाता। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको गिल्टी माना जाता है जब तक आप अपना इनोसेंस साबित ना करें। तो यहां पे लिखा है प्री अजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? पहले स्टार्टर्स खाएंगे, फिर चाउमीन खाएंगे, फिर चाट खाएंगे, फिर चिल्ला खाएंगे, फिर मेन कोर्स, फिर डेजर्ट, और फिर पान खा के घर वापस चले आएंगे। एक एक करके आपने आइटम्स खाए। ये होता है कार्डिनल सिस्टम। इसका दूसरा होता है ऑर्डिनल, बेस्ड ऑन रैंक्स। आपको चिल्ला बहुत अच्छा लगता है, आप वही खाए पड़े खाए पड़े खाए पड़े। तो हमारे यहां माना जाता है कि जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई, जब तक कोई केस लग नहीं जाता तब तक वो क्या है, इनोसेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए,
तो इसके बाद वाला कंटेंट मैंने आपकी बुक से ही लिया, तो इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं, कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ठीक, इसकी एक बार रीडिंग कर ले लोग। इट्स रीडिंग, एक बार रीडिंग कर ही लें। सो ये तीनों अलग अलग स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जहां पे पुलिस ऑफिसर खुद जाएंगे या मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, और पुलिस ऑफिसर को अगर कोई भी ऑफेंस नहीं मिला वहां पे, तो मैजिस्ट्रेट साहब को बता देंगे कि भाई आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जाइए अपनी बीवी के साथ घूम टहल के आइए कहीं पे। बट मैजिस्ट्रेट को लग रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो यहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि पुलिस वाले जब कहेंगे यहाँ कुछ नहीं हुआ तब वो इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे, नो। पुलिस वाले कहेंगे हाँ कुछ जुर्म हुआ है, तब भी इंक्वायरी होगी। पुलिस वाले कुछ नहीं हुआ बट मैजिस्ट्रेट को पता लग गया, तो वो अपना एक्विटल या कन्विक्शन तभी देंगे जब इंक्वायरी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में, इफ पुलिस ऑफिसर फाइंड्स नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ऑफिसर ने इस फैक्ट को मैजिस्ट्रेट साहब को बोला, तो हो सकता है मैजिस्ट्रेट साहब बोले ठीक है अब हम प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे। बट अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि पुलिस वाला झूठ बोल रहा है, या उसके कोई जान पहचान वाला तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, या खुद दौड़ना भागना ना पड़े इसलिए अपनी नौकरी से जी छुटा रहा है, तो जज साहब कहेंगे नहीं हम पहले इसकी इंक्वायरी करेंगे। व्हाट इट क्लियर? क्या बोला मैंने? जज साहब इंक्वायरी करेंगे, मतलब केस की सुनवाई होगी। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो या इंक्वायरी हो, अगेन अब मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, एक होता है। बट कोर्ट प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में भी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी होती हैं। क्रिमिनल कोर्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होती है, वहां पे इंक्वायरी हो। इज दैट क्लियर? एक बच्चे को पढ़ने का राइट है एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट, बट स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा, तो फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड कराने के लिए वो बच्चा चला जाता है हाई कोर्ट, तो वहां पे सॉरी इंक्वायरी नहीं होगी, वहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी। तो कोर्ट, हाँ वर्ड अलग अलग है वहां पे, क्योंकि वर्ड अल्टीमेटली मीनिंग कैरी करता है। अगर आप बोले उस कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है, तो सुनने वाला समझ जाएगा क्रिमिनल केस की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग? बहुत बड़ा उपन्यास बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए। सो इफ नो प्राइम फेशिया केस इज मेड आउट, मैजिस्ट्रेट डिसमिस कर देगा कंप्लेन को, और जो अक्यूज था, शक जिसके ऊपर किया जा रहा था, उसको छोड़ देगा। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है नहीं कुछ गड़बड़ है, तो फिर चार्जेस होंगे, फिर आगे स्टेजेस में केस चलता रहेगा और ट्रायल चालू हो जाएगा। तो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा जज साहब बोलते हैं चलिए ट्रायल स्टार्ट करिए, तो ट्रायल का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली वो इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है। ओके, सो मैजिस्ट्रेट में कंडक्ट ट्रायल एंड मे ईदर कन्विक्ट द अक्यूज्ड और एक्विट हिम और her. या तो उसको सजा देंगे या तो दोषमुक्त करार कर देंगे। अगर सीरियस ऑफेंसेस है, मर्डर, डेकोइटी, तो कहां पे आएगा ये? सेशंस कोर्ट में। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए। ट्रायल कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक वारंट और एक सम्मन। वो पुलिस वाले जाते हैं ना, आपके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, या बोलते हैं उसको सम्मन भेज दो। तो ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सेक्शन 210, 2x मत बोलिएगा इसको, डिफाइंस वारंट केस एज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years। जहां पे आपके ऊपर केस वेस चलाया गया, और ये ऐसा केस है जहां पे या तो सजाए मौत मिलेगी, या तो उम्र कैद मिलेगी, या 2 साल से ज्यादा की कैद मिलेगी, तो उल्टा बोल लीजिए, 2 साल से ज्यादा की कैद, उम्र कैद या डेथ, उस केस को बोलते हैं वारंट केस। इनके अलावा सारे केसेस को क्या बोलते हैं? सम्मन। और सम्मन एक्चुअली समरी से डिराइव किया गया है कि समरली ये अलग हो गए और ये अलग हो गए। तो अगर आपने किसी बस में ट्रैवल किया और टिकट नहीं खरीदा, तो आपको उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाले, यूपी एसआरटीसी वाले पकड़ के ले जाएंगे। व्हाट इट क्लियर? और कहेंगे हमारा मुआवजा दिलवाइए। जज साहब कहेंगे इनके पास तो पैसा है नहीं, एक काम करते हैं इनको 15 दिन की जेल भेज देते हैं। समझ में आ गया? तो अगेन ये कौन सा केस हो जाएगा? सम्मन केस हो जाएगा। खोपड़े में बात गई। बट अगर आपने ट्रेन को उड़ाने के लिए बम लगाया था, तो आपको 6 साल की जेल होगी। अब एक्सीडिंग 2 years हो गया, ये क्या हो गया? वारंट केस। यहां पे मैजिस्ट्रेट साहब वारंट इशू करेंगे। तो दोनों में ज्यादा सख्त क्या है, वारंट या सम्मन? तो अगर खाने में मम्मी ने लाल मिर्ची और हरी मिर्ची दोनों डाल दी, वारंट फूड। और सिर्फ मम्मी ने अगर शिमला मिर्च डाली है, तो सम्मन केस है। समझ में आ गया? तो कोर्ट में वकील साहब क्या बोलेंगे? सम्मन इशू करिए, मतलब वकील चाहता है कि सजा 2 साल से कम की हो,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो, डेथ सेंटेंस ना हो। जज साहब वारंट इशू करिए इसको, मतलब डेथ सेंटेंस दिया जाए कल कोई ने, या उम्र कैद, या 2 साल से ज्यादा की सजा। बात समझ में आई? वहां पे वारंट अलग होता है, यहां पे क्या है, वारंट केस है, ट्रायल के केस में शब्द अलग अलग हैं। तो बहुवचन और बहु अलग अलग होता है, समझ में आ गया? बहुवचन इज प्लूरल, और बहु थोड़ा, बहु की हरकतें प्लूरल होती है वैसे, बट बहुवचन और बहु अलग अलग चीजें हैं। जैसे स्वान, इंग्लिश में स्वान होती है, और संस्कृत में कुत्ते को स्वान बोलते हैं। समझ में आ गया? तो किसी से लड़ाई हो जाए, उसको कुत्ता ना बोलना, बुरा लग जाएगा, मारेगा तुमको, तुम स्वान हो। स्वान नहीं होता कि श्वान होता है वो। इज दैट अंडरस्टूड? तो वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग कैरी करते हैं। जब मैं क्लास 11 में था, तो एक मेरे अंदर कंफ्यूजन आ गया। शेक्सपियर लगभग 11 में नहीं, 9th की बात है, हाँ, शेक्सपियर पहली बार पढ़नी स्टार्ट की थी, और पूरा प्ले था। तो वहां पे टीचर ने पढ़ाया एक्ट 1 सीन 1 2 3 4। फिर एक्ट 2 में सीन 1 आया, मैंने कहा अभी तो सीन 1 हो चुका, फिर क्या पढ़ा रहे हैं? वो एक्ट 1 का सीन था, ये एक्ट 2 का है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, जैसे वही बात हो, मम्मी कह जाओ नहाओ, अभी कल तो नहाए थे, पिछले हफ्ते तो नहाए थे, फिर कह रही नहाओ, तो भाई हर दिन नहाना पड़ता है। चलिए, तो अगेन वारंट केस में 2 तरह के प्रोसीजर हैं, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे या कंप्लेंट के बेसिस पे। तो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर होगा तो इट इज कॉल्ड एज FIR, कंप्लेंट के बेसिस पे होगा तो प्राइवेट कंप्लेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, जाते दोनों एक ही जगह हैं, बट फर्क इतना है, पुलिस केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करते हैं मैजिस्ट्रेट के कहने पे। प्राइवेट कंप्लेंट में पहले वकील साहब कोर्ट में केस लगवाते हैं, फिर जज साहब ऑर्डर करते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट के केस में काम तेज होता है, इसलिए लोग FIR पे डिपेंडेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, समझ में आ गई बात? समन में यहां पे कोई चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको बोल दिया, डेथ सेंटेंस, उम्र कैद और 2 साल से ज्यादा की सजा कहां पे आती है? वारंट। और उसके अलावा सारी की सारी समन। तो भाई डेथ सेंटेंस हो नहीं सकता, उम्र कैद हो नहीं सकती, 2 साल से कम की कैद है, तो थोड़ी आसान चीजें हैं, तो प्रैक्टिकली चार्जेस नहीं लगते। अब पता है आप क्या समझ गए इस बात को? 2 बातें आप समझे, चार्जेस नहीं लगते सम्मन केस में, देर इज नो नीड टू फ्रेम अ चार्ज। कुछ बच्चे समझेंगे नो नीड टू फ्रेम अ चार्ज का मतलब कोई सजा ही नहीं है। मैंने ऐसा कहां लिखा? मैंने बोला नो नीड टू फ्रेम अ चार्ज, ये नहीं लिखा नो पनिशमेंट इज गिवन। चार्ज मतलब कोई पेनल्टी, कोई स्ट्रिक्ट सजा वो नहीं मिलती, छोटी मोटी सजा मिल सकती है। आपको जज साहब धमकी देंगे, मतलब जज साहब धमकी नहीं देंगे, आपको बोलेंगे इस बार छोड़ रहा हूं, पहली गलती है, नहीं तो अगली बार सख्त सजा दूंगा, या इनका लाइसेंस 15 दिन के लिए कैंसिल कर दिया जाए। तो चार्जेस नहीं लगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गए आपके ऊपर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कह रहा है सब ठीक है, बस तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब है, तुम मल्टीविटामिन लेना चालू कर दो, तुम्हें लगेगा कि दवाई मिल रही है, हम ठीक हो जाएंगे, बट मल्टीविटामिन प्रैक्टिकली कोई मेडिसिन नहीं होती है। सो यहां पे कोर्ट एक्विजिशन के केस में एक नोटिस देता है, और यहां पे इस नोटिस को कोर्ट के पास पार होती है कि किस में कन्वर्ट कर दे? वारंट में। आपको पिछले 2 साल में 4 बार नोटिस दिया गया, और 2-2 महीने के लिए आपका लाइसेंस जब्त कर लिया गया, बट आप लगातार गाड़ी गड़बड़ चला रहे हो और एक्सीडेंट में लोगों को ठोके पड़े हैं। तो अब भैया आपको भी ऊपर जाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो कभी ऐसा नहीं हो सकता वारंट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सम्मन, ये तो डायल्यूशन ऑफ पनिशमेंट हो गया। सम्मन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वारंट। समझ में आ गई बात? तो कानून के दायरे में अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि सम्मन इनको थोड़ा डिस्काउंट में छोड़ने वाली बात है, तो वो उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे? वारंट पे। समझ गए? चलिए, जहां पे पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे केसेस आए, वहां पे अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। पुलिस रिपोर्ट सिर्फ एक चिंगारी है, उसके बाद देखेंगे जहां आग लगी वहां पे भी कुछ फ्यूल था कि नहीं था। तो याद रखिएगा हमेशा, पुलिस रिपोर्ट कभी भी एविडेंस का काम नहीं करती है। समरी ट्रायल इज द नेम गिवन। अब बच्चे कहेंगे सर ये समरी ट्रायल कहां से आ गया? सम्मन यहां पे खत्म हो चुका था, तो मेरे को लगा जगह बची, तो मैंने यहीं पे समरी ट्रायल डाल दिया। ठीक है, नेम गिवन टू द ट्रायल वेयर केसेस आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ स्पीडली एंड प्रोसीजर इज सिंप्लीफाइड। तो सबसे टेढ़ा वारंट है, उससे थोड़ा डाइल्यूटेड सम्मन है, और उससे भी कम समरी ट्रायल।
स्मॉल ऑफेंसेस आर ट्राइड एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस आर रिजर्व फॉर समन और वारंट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और कुत्ता ले जाना मना था, आपके पास एक छोटा सा कुत्ता था, उसको बैग में भर के लेगा और उसको समझा दिए पोंपो टेंटे ना करना, जब ट्रेन चलेगी तब मैं तेरे को छोड़ दूंगा ट्रेन में। और आपने एसी फर्स्ट में रिजर्वेशन करवाया, कुत्ते का भी टिकट खरीदना पड़ेगा, और अगर कुत्ता उत्तर लेके जाना है पेट तो एसी फर्स्ट के अलावा आप किसी में ट्रैवल नहीं कर सकते। खोपड़े में बात गई। बट आप एसी थ्री टीयर में ट्रैवल कर रहे थे, रेलवे रूल्स के हिसाब से ये गलत है, कत्ल तो किया नहीं आपने किसी का, तो आपको समरी ट्रायल में ले जाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बट अगर आपने कुत्ते को ट्रेन किया था, भयंकर वाला कुत्ता था जर्मन शेफर्ड टाइप, और मेरे को कटवा दिया आपने ट्रेन में, मैं तो आपके ऊपर मर्डर का केस करूंगा ही करूंगा, तब आपके ऊपर वारंट चलेगा। ओके, समझ में आ गया? पक्का? जहां पे पुलिस रिपोर्ट के अलावा केसेस आए तो वहां पे अगर कोई सजा मिलती है, मतलब कोई एविडेंस मिलता है, तो जज साहब उसको सजा देंगे और रेगुलर ट्रायल चलाएंगे, और अगर कोई एविडेंस नहीं मिला तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभी एक केस हुआ था नोएडा में, वो आदमी क्या करता था, छोटे बच्चों को किडनैप करता था, उनका मर्डर करता था, खून पी जाता था और मुंडी खा जाता था। बड़ा भयंकर हुआ था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बता दूंगा आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट केस था नोएडा का। और उस क्या क्या अब मेरे को याद नहीं ठीक से, मैं देख के बताऊंगा आपको। अब याद आ रहा था, अभी स्लिप कर गया माइंड से। कौन सा केस था वो, नरमुंड टाइप का केस कुछ था। तो ये बात प्रूव हो गई कि उसने सब काम किया, बट उनका कत्ल उस आदमी ने किया है और गाड़ा भी उस आदमी ने है, ये इसका कोई एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि वो काम वो अपने नौकर से करवाता था। तो इसलिए उनको बाइज्जत उस केस में बरी कर दिया गया। उनको डेथ, हाँ मूवी बनी उस पर, उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया बस। अब पता नहीं कोई था, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, देखिएगा देखिएगा मिल जाएगा, वहां जाके मूवी देखेंगे लोग। समझ में, कि नोएडा का था, और कोई ओली करके कोई पर्सन था, तो वो ये काम करता, कुछ होते हैं साइकिल टाइप के लोग। अच्छा अच्छा था, इसमें मूवी था, खैर चलिए समझ में आ गया। तो ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये भी अगेन कहां चलेंगे? सेशंस कोर्ट। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, सारे क्रिमिनल ऑफेंस चलेंगे सेशन कोर्ट में। सर उसके नीचे क्यों नहीं चलते? अरे भयंकर मुकदमे हैं, उसके नीचे वाले जो जज है उनकी तो हैसियत भी कम है। इज दैट क्लियर? चलिए समझ में आ गया। तो अलग अलग स्टेजेस क्रिमिनल ट्रायल के कौन से थे? सबसे पहला, अब देखिए, तीन बातें आपने क्या पढ़ी? आईआईटी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, अब ट्रायल में कौन कौन सा स्टेज है? खोपड़े में बात गई। क्रिमिनल जस्टिस के इन्वेस्टिगेशन के तीन पार्ट्स, अब ट्रायल के आगे पांच मिलेंगे आपको। सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया कि भैया आओ तुम्हारे खिलाफ केस है, लोगों को बुलवाया जाएगा। फिर जज साहब चेक करेंगे वजन कितना है इस केस में, किस तरह के चार्जेस इंपोज किए जा सकते हैं। मर्डर कर दिया किसी ने, चलिए ठीक है, 4 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की सजा सुना दी। मर्डर के बाद बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए, भैया पहले इसका इलाज कराओ ले जाके। तो कभी कभी हीनियस क्राइम्स भी हो जाते हैं, तो उस केस में एविडेंस देखना पड़ता है क्या है हमारे पास। जितना भयंकर एविडेंस होगा, सजा देना उतना जज साहब के लिए आसान हो जाएगा। ये नहीं कि चेहरे में दाढ़ी बड़ी है, बाल बिखरे, चोर तो लग ही रहा है दिमाग से, वहां ऐसा नहीं चलता है। वहां सारी चीजें सबूतों और गवाहों पे होती हैं। ओके, जो मटेरियल कोर्ट के सामने आया, अगर जज साहब को लग रहा है कि ये ऑफेंस में यूज किया गया है, तब उसके बेसिस पे ट्रायल चलेगा। मर्डर तो किया, चाकू मिला ही नहीं, इज दैट क्लियर? बट डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में प्रूव किया कि चाकू ब्रूटली खोपा गया था, और जो क्रिमिनल था, मर्डर था, वो केमिस्ट्री का बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, नाइट्रिक एसिड में पूरा चाकू गला दिया। तो अब मर्डर के चार्जेस फ्रेम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इज दैट क्लियर? जैसे आपने देखा होगा, एक मूवी थी गोविंदा की, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अपने हाथ वाथ जला लेता है और फिर जाता है सामने अमरीश पुरी के, अमरीश पुरी नहीं, अनुपम खेर के, अनुपम खेर देख के भागता है, तो साबित क्या करता है, देखिए आग देख के भाग गए, तो जहां मर्डर होता है वहां स्टे कैसे किए होंगे, और ये कह रहे हैं मर्डर मैंने अपनी आंख से देखा है, झूठ बोल रहे हैं ये। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको झूठा साबित कर देंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड, अगर जज को लगता है दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, तो यहां पे जज साहब डिस्चार्ज कर देंगे अक्यूज्ड को, और रिकॉर्ड कर लेंगे रीजन कि भाई मर्डर का केस था, बट हमको कोई भी वेपन जैसी चीज मिली नहीं जिससे मर्डर हुआ हो। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो ये भी हो सकता है कि पुलिस वालों को पैसा खिला दिया गया
ओरिजिनल चाकू छुपा देना, ये मिला था साइड से प्लास्टिक का चाकू, ठेचू ठेचू। अब जज साहब को अंदर से हो सकता है पता हो कि पुलिस वाला झूठ बोल रहा है, घूस खाया है। मूवीज में होता है ना वो, जॉली एलबी कह रहे जज को सब पता होता है क्या सच्चाई है, बट हमको अपना केस डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। इज दैट क्लियर? तो वहां पे कैरेक्टर नहीं देखा जाता, एक्ट देखी जाती है। इसलिए हर कानून के आगे क्या लिखा होता है? एक्ट लिखा है, कैरेक्टर नहीं लिखा होता। कुछ बच्चे होते हैं दिमाग से बहुत तेज होते हैं, बट दिन भर टीचर के माठा किए रहते हैं, बदतमीजी किए रहते हैं, तो कैरेक्टर वाइज दे आर नॉट ब्रॉट अप वेल, बट एकेडमिकली स्कोर उनका अच्छा है, तो क्या उनको सस्पेंड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। खोपड़े में बात गई। सो अगेन द चार्जेस विल बी रेड आउट इन फ्रंट ऑफ द अक्यूज पर्सन, और अगर चार्जेस लगे हैं तो ये काम होगा। छूट दिया गया, मैं छूटा कुछ ना पढ़ो, मैं जा रहा हूं। तो जज साहब से पूछा जाएगा, सॉरी जज साहब उससे पूछेंगे, भाई ये जो चार्जेस हैं, अगर तुम इसको कबूल करते हो तो मैं सजा तुरंत सुना दूं, और नहीं तो कहानी को आगे बढ़ाया जाए। देयर आफ्टर जो भी एविडेंस आए, उन एविडेंस को तो लिया ही हमने, साथ में यहां पे पहले ओथ दिलवाई जाती है। ध्यान सुनिएगा, चार्ज फ्रेम हो गए, फिर प्रोसिक्यूशन से बोला जाएगा कि जो आप विटनेस लेके आए हैं, विटनेस मतलब गवाह, जो अक्यूज होगा उसको बुलाएंगे, उसके खिलाफ जो लोग बोलेंगे जो भी होगा उनको सब बुलवाया जाएगा, और सबसे पहले उनसे क्या ली जाएगी? ओथ। मैं ईश्वर की शपथ लेता या लेती हूं कि मैं जो कहूंगा या कहूंगी सत्य कहूंगा या कहूंगी, और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, इंग्लिश में होती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, सेशंस कोर्ट लोअर कोर्ट में हिंदी में प्लीडिंग अलाउड है, हाई कोर्ट में अलाउड नहीं है। अब गीता के ऊपर हाथ रखते हैं कि सीता के ऊपर हाथ रखते हैं, पता नहीं क्या। तो वो कुरान और बाइबल समझ में गया, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब पे हाथ रखवा लो, जब यूसीसी आ जाएगा तब ऐसा होगा। अब पता नहीं, अभी तो रियलिटी में मैंने कभी इस तरह की प्रोसीडिंग देखी नहीं, मूवीज में देखी है बस। फिर क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, आप हमारे मौके से कुछ पूछेंगे, हम आप वाले से पूछेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए एक तो मूवी देखना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो सेक्शन 309 बोलता है कि जितनी जल्दी मुकदमा हो पाए उतनी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि डे टू डे बहुत ढेर सारे काम हमको इस तरह के करने पड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो ये पूरा ट्रायल का प्रोसेस चल रहा है, ठीक। उसके बाद अक्यूज का स्टेटमेंट लेने की बात स्टार्ट होती है। कोर्ट के पास पार होती है कि किसी भी स्टेज ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल में कोई भी एक्सप्लेनेशन वो जो दे रहा है उसको रिकॉर्ड करे या रिकॉर्ड ना करे। प्रैक्टिकली थिंग्स आर रिकॉर्डेड। इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू आस्क द अक्यूज्ड आफ्टर एग्जामिनिंग कि भाई जो तुम्हारे सामने प्रूफ दिखाया जा रहा है क्या तुम इसको मानते हो? जो मन से थोड़ा सा दुखी होगा वो तो मान जाएगा, हाँ जज साहब दुखी हो चुका हूँ, घर में रहते थे, मेरे को जेल ही भेज दो कम से कम, मैं जेल में ही सुखी हूँ। ओके, क्रिकेट क्रिकेट तो खेल लूंगा कम से कम, थोड़ा हथौड़ी थोड़ी तोड़नी है, खोपड़े में बात गई। चलिए, सो एग्जामिनेशन विदाउट ओथ एंड बिफोर द अक्यूज एंटर्स अ डिफेंस, इसका क्या मतलब है? ये जो एग्जामिनेशन मतलब जो उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे सामने जो चीजें आ रही हैं क्या तुम इनको मानते हो या तुम इनको नहीं मानते हो। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर वो कसम ले ले और तो झूठा निकल जाए तो निकल जाए, तो निकल जाए। तो पर्पस एग्जामिनेशन का क्या है कि हमने उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी कि उसके खिलाफ जो चीजें जा रही हैं, इनक्रिमिनेटिंग का मतलब हो गया वो उसके खिलाफ ना जाए। तो आपने पढ़ा था ना ऑडी अल्ट्रा पैटर्न, ऑडी गाड़ी में जाएंगे, अल्ट्रा ऑडी खरीदेंगे, फेयर हेयरिंग, तो यहां पे लग गया। अब समझ में आया वो सब चैप्टर्स क्यों पढ़ाए गए थे? तो आपकी बुक्स में ये सब चीजें नहीं थी, इसलिए मैंने इसको एड ऑन किया हुआ है यहाँ पे। देयर आफ्टर डिफेंस, ऑपोजिशन वाले जो हैं वो अपना एविडेंस प्रस्तुत करेंगे। आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एग्जामिनिंग द अक्यूज एंड हेयरिंग द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन समझ गए ना, जो सामने वाली पार्टी दलीलें दे रही थी। जज कंसिडर्स दैट देयर इज नो एविडेंस दैट द अक्यूज हैज कमिटेड द ऑफेंस, तो जज साहब अपने ऑर्डर में लिखेंगे इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। और ऑर्डर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ये ऑर्डर आपको नजर आएगा। आज दिनांक 6/11/2024 को न्यायालय में अभियुक्त बच्चों को निम्नलिखित मामलों में बरी किया गया है। सभी प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के जांच और न्यायालय में अभियुक्त के पक्ष से प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है, मैं इतनी हिंदी बहुत साल बाद पढ़ रहा हूं, कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को इस मामले में सभी आरोपों से बरी किया जाता है। अभियोजन पक्ष डिफेंस के द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्य पर्याप्त और संतोषजनक नहीं पाए गए। इज दैट क्लियर?
तो अभियोजन पक्ष है डिफेंस आपका, ठीक है, जिसके आधार पर अभियुक्त तो दोषी ठहराया जा सके अतः अभियुक्त बच्चों को सभी आरोपों से बरा किया जा रहा है, यह आदेश दिया जाता है उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इज दैट क्लियर? और अगर पता लग गया कि इसने कोई गड़बड़ी की है, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने उपरोक्त अपराध किए हैं। इज दैट क्लियर? तो अभियुक्त को सजा सुनाई जाती है इस धारा के तहत और साइन वाइन हो जाता है। इतना समझ में आई बात? तो कल को जब आप एलएलबी करेंगे तो आखिरी जो आपका सेमेस्टर होगा उसमें आपका मूट कोर्ट एक होगा और वहां पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। और ये फ्रेमिंग बच्चे 2-2 3-3 साल बाद तक एलएलबी करने के बाद सीखते हैं, क्योंकि मूट कोर्ट का जो सीन होता है वो एक्चुअली सेशंस कोर्ट का ही होता है। हाई कोर्ट में उस तरह के कटघरे वगैरह कुछ नहीं होते हैं। वहां पे सामने जज साहब है, बड़ी सी बेंच मतलब टेबल लगी है और जिस वकील का केस आता है छोटी सी वो पीढ़ी टाइप होती है, पीढ़ा टाइप, उसके ऊपर वो अपना खोलते हैं, क्या कहते हैं, किताब जो टेक्स्ट लिख के लाए हैं और वहां पे सामने जो बैठा रहता है उनका सरकारी इंप्लॉय केस नंबर 203 बोलता है, दोनों वकील खड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। ओके, चलिए, तो ये डिफेंस एविडेंस में बात समझ में आ गई। However, when the accused is not acquitted for absence of evidence, a defense must be entered and evidence adduced in its support. अब कभी कभी ये भी होता है कि जो हम आज सबूत लेके आए वो सफिशिएंट नहीं थे, तो हम और सबूत लाने के लिए टाइम भी मांग सकते हैं कितनी बार। Accused may produce witness who may be willing to depose in support of the evidence. मान लीजिए कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा कत्ल का, तो मैं कहूंगा जज साहब आप इनको बुलाइए, ये बताएंगे सच क्या है। और अब इनको बुलाइए, जज साहब फोन करेंगे, हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बने करोड़पति से, आपके जो जानने वाले हैं वो यहाँ पे अक्यूज है, आ जाइए आप। हम नहीं आएंगे, हमारा ऑफिस चल रहा है अभी। ऐसा नहीं होता, पहले से कोर्ट में बताना पड़ता है दोनों पार्टी को कि कौन किसको विटनेस देगा। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए, तो ये मत सोचिएगा जज साहब अमिताभ बच्चन फोन, ए आओ जाओ जरा आ जाओ, तुम्हारा अक्यूज्ड वाला मंगा रहा है तुमको, कह रहा है आओ गवाही दो, ऐसा नहीं होता। द अक्यूज्ड इज ऑल्सो अ कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर लॉ। कहने का मतलब जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो भी पूरी बात देख सकता है और सुन सकता है। इज दैट क्लियर? ये नहीं कि उसको छुपा कर रखेंगे, तुम डिब्बे के अंदर बंद रहो। Accused may apply for issue of process for compelling attendance of any witness or production of any document or thing. Accused मतलब जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो कंपेल कर सकता है कोर्ट को, इस आदमी को बुलाइए ही बुलाइए और जो भी आपको एविडेंस दिया गया वो मेरे को देखना है कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया जा रहा। पता लगा जज साहब भी सेटिंग किए हुए हैं यहाँ पे। द विटनेस प्रोड्यूस्ड बाय अक्यूज्ड आर क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। तो एक डिफेंस साइड हो गई और एक प्रोसिक्यूशन। समझ में आ गया? तो मान लीजिए कि मेरे खिलाफ कत्ल का मुकदमा है तो मेरा वकील प्रोसिक्यूशन होगा और आपके किसी रिश्तेदार का मैंने कत्ल कर दिया, बाई चांस किया नहीं है, ऐसे पता चला, इस रिकॉर्डेड लेक्चर को ले जाओ, वकील साहब देखिए बोल रहे हैं उनका कत्ल हुआ, इन्होंने किया नहीं, पकड़ लीजिए आप। ओके, तो ऐसा नहीं होगा, तो इट इज डिफेंस। तो आपका वकील डिफेंस हो गया और मेरा वाला प्रोसिक्यूशन। तो आपका वकील मेरे विटनेस से भी क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, मेरा वकील आपसे भी कर सकता है। So accused person is entitled to present evidence in case he or she desires after recording the statement. Most accused persons do not lead defense evidence. मतलब ज्यादातर केसेस में ही देखा गया है कि डिफेंस के एविडेंस के बाद एविडेंस उनके पास होता नहीं, क्योंकि पहले मौका उन्हीं को दिया जाता है अपनी बात को सच प्रूफ करने के लिए। तो इंडिया में ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि जिसको सजा होनी है उसको सजा हो। और यहां पे लिखा भी है, मेजर रीजंस इज दैट इंडिया फॉलोज कॉमन लॉ सिस्टम वेयर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन। मतलब गिल्टी इफ नॉट प्रूव्ड इनोसेंट। खोपड़े में बात गई। तो अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गई, कत्ल किया है, अब आपको प्रूव करना है कि आपने कत्ल नहीं किया। सर ये तो बहुत गलत चीज है। गलत चीज नहीं है, इतनी आसानी से ऐसे हो भी नहीं जाता है। ओके, कोई ना कोई एविडेंस होगा तभी आपको पुलिस जेल में रखती है, नहीं तो कितने लोग ऐसे कत्ल किया बट प्रूव हो ही नहीं पाया, कोर्ट में केस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लोग घूम रहे हैं आराम से बढ़िया। सो फाइनल आर्गुमेंट्स, फाइनल स्टेज, लास्ट में जब बोलते हैं बस हम समाप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इनको कड़ी से कड़ी चावल खिला दिए जाए, सजा दी जाए, तो दैट इज द फाइनल आर्गुमेंट। कौन देगा? डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर ऑपोजिट वाले तो कहेगा ना इसको सजा दो, तो वो फाइनल आर्गुमेंट करेगा। और जज साहब का पटर पटर क्या होगा? जजमेंट। समझ में आ गया? तो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ आर्गुमेंट बाय द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस, जज प्रोनाउंसेस हिज जजमेंट इन द
ट्रायल। इज दैट क्लियर? इफ आफ्टर हियरिंग प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस को जज को लगता है कि कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जो साबित कर सके कि इन्होंने किया है ऑफेंस, जज रिकॉर्ड करेगा और बोलेगा जाओ बेटा मौज मारो, बच गए, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि नाइट्रिक एसिड काम कर गया तुम्हारे केस में। ओके, सो जजमेंट अगर कन्विक्शन का है और जज सो कॉल्ड कुछ ऐसे बेनेवलेंट मतलब काइंडनेस के प्रोविजंस को नहीं देखता, तो अल्टीमेटली जज इनको अप्रोप्रिएट सेंटेंस देगा। देखिए मैंने शब्द आपको बताया था ना, जजमेंट इज डिफरेंट, सेंटेंस इज डिफरेंट। तो अगर पता लग गया, मैं फिर से इस पॉइंट को पढ़ रहा हूं, इफ द जजमेंट इज वन ऑफ कन्विक्शन, सजा होनी है, एंड द जज डज नॉट प्रोसीड टू इन्वोक द बेनेवलेंट प्रोविजन। सर ये क्या होते हैं? मर्डर किया किसी का आपने, सजा तो आपको भी डेथ की होनी चाहिए, आपने उसको मारा तो आप भी मरिए, बट जज कह रहा है अब इतना अच्छा नहीं है, गलती से मर्डर हो सकता है, सेल्फ डिफेंस में हो सकता है, उसने जिसका मर्डर हुआ इसके परिवार वालों को पहले मर्डर किया था फिर इसने किया, तो पूरी गलती इनकी नहीं है, इनिशिएट उसने किया था ना, उसने इनका मर्डर किया होता ना ये उनका करते। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा काइंड हो जाते हैं और 14 साल की कैद देते हैं। तो यहां पे जज साहब ने बेनेवलेंट प्रोविजंस, काइंडनेस को इन्वोक किया है, बट जज साहब कह रहे नहीं, तुमने कत्ल किया, ये भी कत्ल के बराबर, तुमको भी डेथ सेंटेंस ही दूंगा। तो इट इज नॉट अ जजमेंट, इट इज नॉट एन ऑर्डर, इट इज नॉट अ डिक्री, इट इज अ सेंटेंस। चाट वाले ने चाट में चीनी सॉरी चटनी कम डाली, आपने रिवॉल्वर से शूट कर दिया उसको, पक्का डेथ सेंटेंस मिलेगा और पागल खाने पहले भेजा जाएगा 3 महीने। समझ में आ गया? और सीआरपीसी में यह भी है कि जब भी अक्यूज चाहे प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। केस नहीं वापस ले सकता, जज साहब मेरे को कोई अपने ऊपर केस नहीं चलवाना, मैं जा रहा हूं, वो अपने वकील को चेंज भी कर सकता है। If accused is allowed to be withdrawn from prosecution prior framing of charge, it will be considered as discharge. Whereas if such withdrawal is allowed only after framing of charge, it is an acquittal. इतनी बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा एक ऑफ द पॉइंट टॉपिक है, एज एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, बट पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। 7 साल तक कुछ भी करो, कुछ नहीं हो, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। सर कत्ल भी कर दें, अरे क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा आपको। ओके, 7 से 12 साल चेक करेंगे आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है। सर इसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, यस बिल्कुल। अगर लगता है कि आपकी उम्र तो 11.5 साल है बट सोच आपकी 16, 17, 18, 19, 20, 25 साल वाली है, तो भैया क्रिमिनल लाइबिलिटी लग जाएगी आपके ऊपर। 12 से 16 साल में अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पुराना 1986 का था, नया 2012 में 15 में निर्भया कांड के बाद ये चेंज हुआ, तो जुवेनाइल जस्टिस के तहत बाल सुधार गृह आपको भेजेंगे। क्या बाल सुधार गृह? बहुत जगह है, यहाँ पे क्या हर जगह है, आपका अपना घर भी बाल सुधार गृह एक तरह का। चलिए, 16 से 18 साल के अगर हैं और अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की तो जुवेनाइल जस्टिस चलेगा, बट अगर जघन्य अपराध है, हिंदी में हीनियस क्राइम, जैसे वो निर्भया कांड में हुआ था, तो यहां पे एकदम अडल्ट की तरह आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। ओके, तो उसमें एक लड़का था जिसकी उम्र 16 साल से कम थी, बट उसको भी इसी में ट्रायल किया गया था, तो वहां पे ये वाला पॉइंट लगा था। 18 साल से ऊपर है कोई टेंशन नहीं, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा राजन की तरह हो, अब खोपड़े में बात गई। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोफिस एक्विट एंड ऑटोफिस कॉन्विक्ट पढ़ेंगे। ये डबल जोप्रेडी का केस है, होता है एकदम सिंपल है, एक चीज का ट्रायल अगर आपके ऊपर हो चुका है, फिर से उसी चीज के लिए फिर से ट्रायल किसी अलग केस में नहीं हो सकता। इट्स जस्ट लाइक दैट, अगर आपके मार्क्स बॉडी फॉर्म में कट चुके हैं ऐसे लिखते टाइम लैंग्वेज के पेपर में, कंक्लूजन में उस चीज में रिपीट मार्क्स नहीं कटेंगे, एक गलती के लिए सजा एक बार मिलेगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो क्लास एंड होने से पहले देख लीजिए, इफ अ पर्सन इज ट्राइड, छूट गया या सजा हो गई इन एन ऑफेंस, ही कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। मान लीजिए अनिल अंबानी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, 14 साल की सजा हो गई, फिर से बीवी के कत्ल के लिए उन्हीं फैक्ट्स के साथ, उन्हीं फैक्ट्स के साथ दूसरे ऑफेंस में कि वो घर से बीवी को जुल्ली लेके भी भागे हैं, सजा नहीं हो सकती। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल कांड किए किसी ने और ज्यादा सजा उसको मिल चुकी है, जो छोटे वाले केसेस को भी कवर करती है, इज दैट क्लियर, कि भाई इनको लाइफ सेंटेंस दे दिया, जिंदगी भर जेल में रहेंगे, अभी ये भी चोरी भी की थी, 2 साल और सजा बढ़ाओ, पुनर्जन्म में 2 साल, तो वो नहीं हो सकता ना। तो इसको हम
डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी भी बोलते हैं। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बस पुलिस पढ़ लेंगे, पुलिस पुलिस पुलिस, उड़ दबंग दबंग दबंग, और अगले लेक्चर में चीजों को कर देंगे समाप्त। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।